नमस्ते। ये है अक्षरम हिंदी। आज व्यावहारिक हिंदी में संक्षेपण के बारे में देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। संक्षेपण स्वरूप और परिभाषा। संक्षेपण का मतलब छोटा कर देना है। किसी बड़े अनुच्छेद में अभिव्यक्त विचारों या भावों को थोड़े में प्रस्तुत करना ही संक्षेपण है। संक्षेपण में केवल आवश्यक बातें ही लेनी पड़ती हैं। अनावश्यक बातें, अलंकार, अनावश्यक संदर्भ आदि को हटाना पड़ता है। संक्षेपण यानी गाहर में सागर भर देना या बिंदु में सिंधु भर देना है। संक्षेपण में शब्द कम कर दिए जाते हैं, लेकिन भाव और विचार ही रखे जाते हैं। संक्षेपण में मुख्य विषयों की रक्षा करनी पड़ती है। उसमें कोई भी महत्वपूर्ण और आवश्यक विचार नहीं छूटना चाहिए। संक्षेपण अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। उसको पढ़ने के बाद मूल अनुच्छेद को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। संक्षेपण एक कला है। उसके अपने नियम होते हैं। इस प्रकार इस विवेचना के आधार पर संक्षेपण की परिभाषा निम्नलिखित है। संक्षेपण वह रचना रूप है कि जिसमें किसी विस्तृत विवरण से अनावश्यक और अप्रासंगिक बातों को हटाकर समास शैली में उसका सार तत्व लगभग 1/3 शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। संक्षेपण का महत्व। इस वैज्ञानिक युग में आज मनुष्य के पास समय की बहुत कमी है। आदमी हर एक बात संक्षेप में सुनना चाहता है। संक्षेप कला से इस उद्देश्य की पूर्ति होती है। दैनिक जीवन में व्यावहारिक दृष्टि से भी अनेक लाभ होते हैं। दैनिक जीवन में वकील, पत्रकार, संपादक, वक्ता, सरकारी अफसर, लेखक, आलोचक सभी के लिए यह कला लाभदायी है। जीवन के हर काम में संक्षेपण की आवश्यकता है। संक्षेपण से निम्नलिखित लाभ होते हैं। संक्षेपण से हमारा समय और श्रम बचते हैं। संक्षेपण से मानसिक चिंतन और विचारों में स्पष्टता आती है। छात्रों में मनोयोग, एकाग्रता तथा दृढ़ता का विकास होता है। शब्द संयम, शब्दों की मितव्ययता की क्षमता बढ़ती है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचार स्पष्ट करने की शक्ति का विकास होता है। छात्रों की मानसिक योग्यता, ग्राहिता शक्ति और अभिव्यंजना शक्ति का विकास होता है। संक्षेपण से दैनिक जीवन में और अध्ययन में अनेक लाभ होते हैं। अतः संक्षेपण व्यावहारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कला है। संक्षेपण की विशेषताएं। संक्षिप्तता, यह संक्षेपण का अनिवार्य गुण है। संक्षेपण मूल अनुच्छेद का 1/3 होना चाहिए। संक्षेपण में अनावश्यक तथा अप्रासंगिक बातों का त्याग करना चाहिए। लेकिन यह संक्षिप्तता अर्थबोध में बाधक नहीं होनी चाहिए। क्रमबद्धता और प्रवाह। संक्षेपण में भाव और विचार क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने चाहिए। संक्षेपण में विचार परस्पर संबंधित हो और उनमें एक तार्किक क्रमबद्धता हो। संक्षेपण में केवल विचारों या भावों का संक्षेप ही नहीं रहता, वरन उसका संयोजन भी रहता है। संक्षेपण में भाषा भी प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। पूर्णता।
संक्षेपण अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। संक्षेपण पढ़ने के बाद मूल अनुच्छेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आवश्यक और अनावश्यक बातों को छांटते समय भी इस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए कि कोई भी मूल अनुच्छेद में जिस विषय या विचार पर जितना जोर दिया गया है उतना ही जोर उसी अनुपात में संक्षेपण में भी दिया जाना चाहिए। स्पष्टता। संक्षेपण में संक्षिप्तता के साथ साथ स्पष्टता भी होनी चाहिए। विचार या भाव को संक्षेप में बताते समय उसमें जटिलता आनी नहीं चाहिए। संक्षेपण में विचारों की अभिव्यक्ति स्पष्ट होनी चाहिए। संक्षेपण लिखते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि पाठकों के सामने मूल अनुच्छेद नहीं रहता, अतः संक्षेपण में जो कुछ लिखा जाएगा वह स्पष्ट होना चाहिए। यदि संक्षेपण में स्पष्टता नहीं होती तो वह व्यर्थ ही होगा। शुद्धता। संक्षेपण में तथ्य और विचार शुद्ध रूप से लिखने चाहिए कि जो मूल अनुच्छेद में हो और जिसका अर्थ मूल अनुच्छेद के अर्थ के अनुरूप सही सही लगाया जा सके। अशुद्ध और अस्पष्ट लिखने से मूल के अर्थ के बारे में गलत फहमी होती है। अतः संक्षेपण की भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। भाषा की सरलता। संक्षेपण की भाषा सरल और परिष्कृत हो। संक्षेपण में क्लिष्ट, समास प्रचुर और आलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। भाषा में किसी प्रकार का चमत्कार या घुमाव फिराव नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी लिखा जाए वह स्पष्ट तथा आडंबरहीन भाषा में लिखना चाहिए। यदि भाषा में सरलता नहीं होगी तो मूल अनुच्छेद का आशय स्पष्ट नहीं होगा। प्रभावात्मकता। संक्षेपण में शब्द की संख्या घटाने के बाद भी मूल अनुच्छेद का प्रभाव ज्यों का त्यों आना चाहिए। अतः मूल अनुच्छेद को बार बार पढ़कर यह ध्यान में लेना चाहिए कि मूल अनुच्छेद में किस बात पर कितना जोर दिया गया है, उतना ही जोर संक्षेपण में भी देना चाहिए। शैली। संक्षेपण की शैली अपनी और सरल होनी चाहिए। मूल अनुच्छेद के प्रयोग जैसे के वैसे नहीं लेने चाहिए, उससे संक्षिप्तता नहीं आ सकेगी। संक्षिप्तता लाने के लिए शब्द ही ध्यान में रखना चाहिए कि नई शैली सरल, आडंबरहीन और चमत्कार विरहित हो। संक्षेपक की योग्यताएं। यद्यपि संक्षेपण एक कला है किंतु यह परिश्रम साध्य कला है। अच्छे संक्षेपण के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। कुशल संक्षेपक के लिए आवश्यक गुण निम्नलिखित है। सूक्ष्म दृष्टि और सावधानता, पर्याप्त शब्द भंडार, निर्णय लेने की क्षमता, तटस्थता, संक्षिप्तता, धैर्य, स्पष्ट अभिव्यक्ति, क्रमबद्धता, अभ्यास। संक्षेपक में उपयुक्त गुणों के होने से एक अच्छा संक्षेपण लिखा जा सकता है। संक्षेपण की प्रक्रिया। संक्षेपण का अभ्यास निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर यदि किया जाए तो उसमें कुशलता अर्जित की जा सकती है। वाचन। मूल अनुच्छेद का वाचन अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाए। यदि प्रथमतः वाचन करते समय कथ्य का सही चित्रांकन मनःपटल पर अंकित न हो सके तो एकाधिक बार वाचन किया जाए। सामान्यतः किसी अनुच्छेद का 3 बार वाचन, स्थूल वाचन, विचार ग्रहण, चिंतन पर्याप्त होगा।
मुख्य विचारों पर रेखांकन। अनुच्छेद का भावार्थ समझ लेने पर मुख्य विचारों, आवश्यक शब्दों, वाक्यों और वाक्य खंडों को रेखांकित किया जाए। रेखांकन करते समय कोई भी महत्वपूर्ण आवश्यक बात नहीं छूटनी चाहिए। प्रारूप की तैयारी। संक्षेपण को अंतिम रूप देने से पहले उसका प्रारूप तैयार करना चाहिए। इसीलिए अनुच्छेद के महत्वपूर्ण विचारों को 1, 2, 3 ऐसे अंक लगाकर लिखिए। अनुच्छेद में अभिव्यक्त विचार ही लिखने चाहिए। संक्षेपण में विचारों की श्रृंखला में तारतम्य होना चाहिए। एक वाक्य दूसरे वाक्य से अलग नहीं मालूम होना चाहिए। इसलिए संक्षेपण में भाषा प्रवाह होना चाहिए। शब्द गणना। प्रारूप तैयार करने के बाद मूल अनुच्छेद के शब्द गिनने चाहिए। यदि शब्द संख्या पहले से ही निर्धारित हो तो उस निर्देश का पालन करना चाहिए। सामान्यतः संक्षेपण मूल अनुच्छेद का 1/3 होना चाहिए। लेखन। अंतिम लेखन करते समय अलंकारों को हटाना चाहिए। कठिन शब्दों को सरल रूप देना चाहिए। संक्षेपण में अधिक से अधिक सरलता और स्पष्टता आनी चाहिए। पुनः परीक्षण। संक्षेपण को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और अच्छी तरह देखना चाहिए कि कोई महत्वपूर्ण अंश छूट तो नहीं गया। शीर्षक। अंत में संक्षेपण के लिए एक शीर्षक चुनना चाहिए। शीर्षक छोटा और आकर्षक हो। शीर्षक प्रतिपाद्य बोधक हो। शीर्षक का संकेत सामान्यतः अनुच्छेद के प्रथम या अंतिम वाक्य में मिलता है। संक्षेपण के उदाहरण। एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उनके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीतांबर गले में, जड़ा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊं पैर में, ऐनक आंखों पर। संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो रईसों के प्रसादों में तपस्या, हवा गाड़ियों पर देवस्थान की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं। घर में जौ का आटा था, उन्हें कैसे खिलाता? प्राचीन काल में जौ का चाहे जो कुछ महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता है। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं? आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा लाऊं, पर न मिला। गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी न था। अतः देवताओं का पदार्थ कैसे मिलता? सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहाँ थोड़ा गेहूं मिल गया। उससे 1.25 सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा, पीस दे। महात्मा ने भोजन किया और लंबी तान कर सोए। प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। शब्द संख्या 138। संक्षेपण। एक दिन शाम को एक तेजस्वी महात्मा उनके द्वार पर आए। उनका ठाट बाट रईसी था। उनके भोजन के लिए घर में गेहूं का आटा न था। गांव में किसी के घर गेहूं का आटा न मिला। अंत में एक ब्राह्मण से 1.25 सेर गेहूं उधार लेकर पीसे और महात्मा को भोजन दिया। सुबह महात्मा आशीर्वाद देकर चले गए। शब्द संख्या 46। शीर्षक महात्मा का भोजन या 1.25 सेर गेहूं। अगर आपको यह वीडियो काम में आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।